दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर हल्की सी इस समय तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक लगातार कमजोर बना हुआ है। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो यहाँ पे निवेशकों को काफी सारा लॉस हुआ है। अब इसके बीच में एक बड़ा फैसला आरबीआई ने किया है, जिसका निगेटिव असर और देखने को मिलेगा आने वाले समय ब्रोकिंग फर्मों को। तो क्या है ये फैसला और इससे क्या ब्रोकिंग फर्म इफेक्ट होगी और क्या बाजार में वॉल्यूम और कम हो सकता है। तो आरबीआई इस समय बैंकों को सुरक्षित करना चाहती है। बैंकों को जो निवेश वो देते हैं, कहीं पे प्रोवाइड करते हैं फंड, वो सुरक्षित होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती है आरबीआई, ताकि आने वाले समय स्थिति बिगड़े नहीं। तो इसको लेकर बड़ा फैसला किया गया और उसको क्या है समझेंगे आगे, किस तरह से उसके मायने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 262 पर समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.057% की तेजी है, या यूं कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई, उसके बाद में इसने कुछ बेहतर किया, 264 का हाई बना, लेकिन तेजी इतनी रह नहीं पाई है। इस समय 260 का लो भी है, सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब आप देखिए इसका 52 वीक का जो लो है 198 का है और हाई 338 का है। तो फिलहाल आप देख सकते स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा दबाव में जरूर दिखाई दे रहा है इस समय। अब इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो आपको ये पता चलेगा ये लगातार कमजोर साबित हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 2.42% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जबकि 1 मंथ में इसने 5.79% का निगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीनों में 16.59% के आसपास की गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। और 6 मंथ का रिटर्न देखें तो वो भी 19.78% निगेटिव है। यहाँ तक कि पिछले 9 महीनों में 5.18% की गिरावट हुई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट ही गिरावट है, यानी लोगों को इसमें लॉस ही लॉस हुआ है, कहीं कोई फायदा नहीं है। निवेश जिसने भी किया 9 महीनों में, उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 1 ईयर का है तो यहाँ पे आप देखें उसको 18.07% का फायदा हो रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट उसी का फायदे में है जिसका साल भर पहले का निवेश है। अगर उसने 8-9 महीने में निवेश किया तो उसको नुकसान हो। वैसे 2 ईयर का रिटर्न भी यहाँ पे निगेटिव हो गया, वापस 3.4% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और आप देखिए लिस्टिंग के बाद, रिलायंस से अलग होने के बाद निवेश किया उसको 5.52% का फायदा हो रहा है। ओवरऑल कमजोरी बनी हुई है और ये सिर्फ यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात नहीं है, बाजार में जितने भी शेयर है फाइनेंशियल सेक्टर के वो काफ़ी दबाव में। यहाँ तक कि आप देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसने बहुत बेहतर किया, और आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो 70-80 रुपये का जो आईपीओ वाला शेयर 188 तक चला गया और उसके बाद आज स्थिति यह है कि फिर अपने आईपीओ प्राइस के नीचे भी आ गया। तो आप समझ सकते हो कि ये स्थिति सबके लिए है, जबकि सारी कंपनियां बेहतर है। आने वाले समय उम्मीद फिर है कि अच्छी बनेगी और ये स्टॉक सारे बेहतर करेंगे जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं। तो आप देख रहे हो कि कल का दिन जो था वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के लिए काफ़ी निराशाजनक था, भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो फैसला किया गया है। तो इस सप्ताह के अंत में नए नियम जारी किए गए और ये नियम बहुत ज़्यादा सख्त है। आरबीआई ने उन कंपनियों के लिए कर्ज के नियमों को कड़ा कर दिया है जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यानी अपनी खुद की पूंजी से शेयर और कमोडिटी में कारोबार करती है। इस खबर के सामने आते ही बीएसई लिस्टेड कंपनी जैसे कि एंजल वन जैसी कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि इन नियमों से जो सट्टेबाजी वाली जो गतिविधियां है उस पर लगाम लगेगी, लेकिन बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होने का डर पैदा हो गया, यानी बाजार में एक तरह से माहौल ठंडा पड़ सकता है। तो आरबीआई के नए नियमों की बात करें तो यह प्रोप्राइटरी जो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो जब कोई फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होता है या जो ब्रोकरेज फर्म होती है, वो अपने कस्टमर की बजाय खुद अपने पैसे से स्टॉक, बॉन्ड और करेंसी या डेरिवेटिव प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड करते हैं। यानी वो अपने कस्टमर के लिए काम नहीं करते बल्कि खुद ही यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहा जाता है। आरबीआई ने अब साफ कर दिया है कि ब्रोकर्स को मिलने वाली सभी क्रेडिट सुविधाएं पूरी तरह से कोलेटरल यानी सुरक्षा गारंटी पर आधारित होगी। सबसे बड़ी बात यह कि बैंक अब ब्रोकर को उनके अपने खातों में ट्रेडिंग या निवेश करने के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। यानी अब जो ब्रोकरेज फर्म है वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे बैंक से उधार पैसा लेके।
तो ये जो बैंक उनको गारंटी देती है, सुरक्षा गारंटी के साथ जो रकम देती है, वो सिर्फ उनके कस्टमर के लिए, ना कि उन खुद ब्रोकर फर्म के लिए, ये नया नियम कह रहा है। तो यहाँ पे आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश भी दे दिया है कि वे ब्रोकर्स की ओर से दी जाने वाली गारंटी के बड़े जो बदले में उनको कड़ी शर्त रखे, यानी उनको जो पैसा दिया उसके लिए काफ़ी मुश्किल शर्त रखनी चाहिए, जो पहले जैसे आसानी से कर दे वैसा न दे। अब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के लिए बैंक को जो गारंटी देंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित करना होगा है। यानी अगर कोई ब्रोकरेज फर्म अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेड्स करना चाहते हो, उसके लिए उनको पूरी तरह से गारंटी 100% सुरक्षित गारंटी देनी पड़ेगी। शर्त यह है कि कोलेटरल का 50% हिस्सा कैश में होना चाहिए, जबकि बाकी हिस्सा कैश के बराबर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर सरकारी सिक्योरिटीज के रूप में होनी चाहिए। या तो अपनी संपत्ति वहाँ पे गिरवी के तौर पे दे या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे। इस नियम से ट्रेडिंग फर्मों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, जो बैंकों को कोलेटरल के रूप में अपने अलग अलग तरह की सिक्योरिटी देते हैं। अब कैश की ज़्यादा जरूरत होने की वजह से इन फर्मों के पास कामकाज के लिए पूंजी की कमी आ सकती है। तो अब वो जो उनके पास सिक्योरिटी पहले होती थी, जैसे कि वो शेयर वगैरह भी गारंटी के तौर पे, अब वो सब नहीं चलेगा। सिर्फ या तो सरकारी सिक्योरिटी या फिर उनकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए यहाँ पे देने के लिए। तो जो मार्केट के जानकार है वो कह रहे हैं कि इन नियमों से शेयरों में ऑप्शन में होने वाले कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर इक्विटी ऑप्शन में कुल टर्नओवर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्मों की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा थी। वही कैश मार्केट में इनका हिस्सा 30% रहा है, जो पिछले 21 सालों में सबसे ज़्यादा है। हाल में ही बजट में ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीडी बढ़ाए जाने के बाद अब आरबीआई की इस सख्ती से बाजार के खिलाड़ियों को लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा। यानी ये जो फैसला ये बाजार के लिए ठीक नहीं साबित होगा। फिलहाल आरबीआई ने ये जो इस समय नियम जो सख्त किए, एक तो आप देखिए तो पिछले कुछ सालों में इक्विडिटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो तेजी काफ़ी ज़्यादा आई, और जो ब्रोकेज फर्म है वो मार्जिन ट्रेडिंग और अपने जो दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक फंडिंग पर ज़्यादा निर्भर रहने लगे, यानी बैंकों से पैसा उठाते। और इससे आप देखें तो बैंकों के लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और वो अब आरबीआई चाहती है कि बैंकों को सुरक्षित किया जाए, उनका एक्सपोजर हो वो सुरक्षित हो, ताकि बैंकिंग संस्थान पे आने वाले समय प्रॉब्लम ना आए। अगर बाजार में भारी भरकम गिरावट हो जाती है, ऐसे में जो रिस्क है वो बैंकों के लिए ना आए, तो इसीलिए ये नए नियम लाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते इस समय जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उनको दबाव की स्थिति झेलनी पड़ेगी। उसमें आप देख सकते हो कि अब ब्रोकिंग सर्विस जियो फाइनेंस ने भी शुरू की है, तो उसके लिए भी ये बात लागू हो जाती है, तो उसके लिए भी दबाव की स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ पे जियो फाइनेंस के लिए उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जियो फाइनेंसर यहाँ पे सिर्फ ब्रोकिंग का बिजनेस नहीं करते हैं मार्केट से संबंधित, उनको तो सीआईसी की परमिशन मिली हुई है। तो वो आप ना देखो कि यहाँ पे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे रजिस्टर हो चुकी है आरबीआई के नियम के तहत। तो वो रिटेल और एमएसएमईज को भी लेंडिंग करते हैं। एसेट मैनेजमेंट का उनका बिजनेस है, जिसमें 50-50% की जॉइंट वेंचर से ब्लैक रॉक जैसे एक बड़ा भरोसेमंद उनको पार्टनर मिला है, जिसके माध्यम से वो अपने एसेट के बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे उनके पास फंड है, तो उनको ज़्यादा बैंकों पे डिपेंड रहने की जरूरत है। इसके अलावा इनका खुद का जियो डिजिटल पेमेंट बैंक इन्होंने शुरू किया है, और काफ़ी अच्छा बिजनेस से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 206% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख अपने आउटलेट की संख्या वो लगातार बढ़ा रहे। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो इनका बिजनेस सिर्फ स्टॉक मार्केट से संबंधित नहीं है, यहाँ तक कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू किया, जो काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और इसी वजह से यहाँ पे चिंता थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कृषि रेटिंग की तरफ से इसकी रेटिंग को भी काफ़ी अच्छी रेटिंग दी जाएगी। आप देखिए इनकी जो टोटल बैंक लोन फैसिलिटी है 4,000 करोड़ रुपीज़ की, तो इसके ऊपर इनको AAA की रेटिंग मिली है, स्टेबल आउटलुक है, जिसको रीअफर्म कर दिया गया है। और 4,000 रुपीज़ की जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स हैं इनके, उसके ऊपर भी AAA की रेटिंग मिली है, और स्टेबल आउटलुक है, जिसको रीअफर्म किया है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपीज़ का जो इनका कमर्शियल पेपर है, उसके ऊपर भी क्रिसिल ने A1+ की रेटिंग दी है, जिसको रीअफर्म कर दिया है। तो आप क्लियर से देख सकते हो इनका रेटिंग इनको बहुत अच्छी मिल रही है रेटिंग एजेंसी की तरफ से, यानी यहाँ पे जो निवेश है वो सारा सुरक्षित है, और इसीलिए आने वाले समय जियो फाइनेंसर बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।